उनको पता था कि दुश्मन देश के पास दुनिया की सबसे बड़ी स्थायी सेना है। उनको पता था कि उनकी संख्या दुश्मनों से काफी कम है। उन्हें पता था कि उनके पास बेहतर हथियार नहीं है। उन्हें पता था कि जीतने के चांस काफी कम है। उन्हें पता था कि शायद ये इनकी अंतिम लड़ाई होगी। फिर भी उन्हें अपने कमांडर का आदेश मानना था। आदेश था, कोई भी अपनी पोजीशन से 1 इंच भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे जान चली जाए। और इन्होंने अपने कमांडर की बात सुनी, मानी। कोई भी 1 इंच तक पीछे नहीं हटा, अपनी अंतिम सांसों तक कोई भी पीछे नहीं हटा, क्योंकि इन्हें पता था कि अगर ये पीछे हटे तो भारत माता का मस्तक लद्दाख भारत से छिन जाएगा। कैसे हट सकते थे पीछे इनके कदम, क्योंकि इन्हें पता था कि यही है लद्दाख की रक्षा के लास्ट स्टैंड। कैसे हट सकते थे पीछे इनके कदम, क्योंकि इन्हीं पर टिकी थी भारत की करोड़ों लोगों की उम्मीदें। ये पीछे नहीं हट सकते थे दोस्तों, क्योंकि ये थे 120 बहादुर, 120 बहादुर। दोस्तों, आज बात करेंगे 120 बहादुरों और रेजांग ला की लड़ाई की। आज जानेंगे कि क्यों चीन ने हम पर 1962 में हमला किया था। आखिर रेजांग ला इतना इंपॉर्टेंट क्यों था और आज भी है। चीनियों का सामना हमारे वीर बहादुरों ने किस तरह से किया था। आज समझेंगे कि कैसे इन वीरों ने वीरता की ऐसी मशाल जलाई जिसकी ज्वाला सदियों तक हर भारतीय के दिल में जलती रहेगी। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द फोर्थ डायमेंशन। मेरा नाम है अमृत। दोस्तों, रेजांग ला की असली अहमियत तभी समझ में आती है जब उसकी भौगोलिक स्थिति स्पष्ट समझ में आ जाए, क्योंकि यह जगह सिर्फ एक पहाड़ी दर्रा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा की सबसे अहम चाबी है। रेजांग ला भारत के लद्दाख क्षेत्र के पूर्व में स्थित एक ऊंचा हिमालयी दर्रा है। इसकी ऊंचाई लगभग 16,000 फीट है। तापमान सर्दियों में तो -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। हवा में ऑक्सीजन आधी होती है। यहाँ 6 महीने से ज्यादा समय तक बर्फ जमी रहती है। मौसम अचानक बदल जाता है। धूप में भी बर्फीला तूफान आ सकता है। इस इलाके में ना पेड़ हैं ना हरियाली है, तो सिर्फ पत्थर, बर्फ और सन्नाटा। यही वजह है कि यहां रहना और लड़ाई लड़ना किसी भी सैनिक के लिए शारीरिक और मानसिक परीक्षा से कम नहीं। खास बात यह भी है कि यह दर्रा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत करीब है। इसके उत्तर में है चुशुल घाटी और इसके पूर्व में है स्पांगुर झील। पश्चिम में पैंगोंग त्सो झील है और दक्षिण में डेमचोक सेक्टर आता है। दोस्तों, अब रेजांग ला को समझने के लिए आपको चुशुल घाटी को समझना होगा। चुशुल घाटी लद्दाख की वो घाटी है जो लेह से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। यह घाटी एक नैरो कॉरिडोर की तरह काम करती है। यहां से चीन अगर घुसपैठ करे तो वो सीधे लद्दाख की डिफेंस लाइंस को तोड़ सकता है। और चुशुल घाटी में ही है चुशुल एयरबेस। रेजांग ला का नियंत्रण मतलब पूरा चुशुल सेक्टर आपकी मुट्ठी में है। यानी रेजांग ला भारत की पूर्वी सीमा का वो दर्रा है जो लद्दाख के पूर्वी दरवाजे की रखवाली करता है। अगर चुशुल की घाटी एक किला है तो रेजांग ला उसका मुख्य द्वार। अब यह समझते हैं कि आखिर चीन ने हमला क्यों किया। सवाल यह है कि चीन ने आखिर हमला क्यों किया। ब्रिटिश काल में भारत और चीन की सीमा कभी तय नहीं की गई थी। ब्रिटिश अधिकारियों ने अलग अलग समय में अलग अलग लाइनें खींची, जिनमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थीं। एक थी जॉनसन लाइन 1865 की। इसमें अक्साई चीन भारत का हिस्सा दिखाया गया था, और दूसरी थी मैकमोहन लाइन 1914 की, जो उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की सीमा तय करती थी। चीन ने इन दोनों लाइनों को कभी स्वीकार नहीं किया। चीन कहता था कि ये औपनिवेशिक ताकतों द्वारा थोपी गई सीमाएं हैं। हालांकि आजादी के बाद भारत ने इन्हीं सीमाओं को वैध मानते हुए अपने नक्शों में दिखाया और यहीं से विवाद की नींव पड़ी। अब यह भी समझिए कि भारत के दृष्टिकोण से अक्साई चीन लद्दाख का हिस्सा है, लेकिन चीन के लिए यह रणनीतिक रूप से बेहद जरूरी इलाका, क्योंकि इसी रास्ते से वो शिनजियांग को तिब्बत से जोड़ने वाली सड़क यानी G219 हाईवे बनाना चाहता था। यहां तक कि 1950 के दशक में चीन ने गुपचुप तरीके से यह सड़क बना भी ली। जब भारत को 1957 में इसकी भनक लगी, जानकारी हुई, तो देश में आक्रोश फैल गया। लेकिन भारत ने शुरुआत में सख्त कदम नहीं उठाए, जिससे चीन का हौसला बढ़ा। अब युद्ध की एक और वजह थी। दरअसल पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शुरुआत में चीन के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की नीति अपनाई थी। उन्होंने तिब्बत में चीन की कार्रवाई पर भी ज्यादा सख्त रुख नहीं दिखाया, क्योंकि वे एशियाई एकता के सपने को जीवित रखना चाहते थे। लेकिन 1959 में तिब्बत विद्रोह और दलाई लामा का भारत में आना चीन को नागवार गुजरा। उसे लगा कि भारत उसकी घरेलू राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है, और यहीं से रिश्तों में कड़वाहट खुलकर सामने आ गई। इसके बाद 1959 के बाद चीन ने सीमा पर पोस्टें बनानी शुरू की।
जवाब में भारत ने भी फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, यानी चीन के कब्जे के नजदीक अपनी चौकियां बनाना ताकि चीन को रोका जा सके। समस्या यह थी कि भारत की सेना उस समय न तो ऊंचाई वाले इलाकों के लिए तैयार थी, न उसके पास पर्याप्त हथियार और राशन था। दूसरी तरफ चीन की सेना वो पहले से तैयार थी और ठंडे इलाकों में लड़ाई का अनुभव भी रखती थी। ये नीति कूटनीतिक रूप से भी भारत के खिलाफ गई, क्योंकि चीन ने इसे उकसावे के रूप में लिया। इसके अलावा 1960 के दशक की शुरुआत में चीन खुद को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों से उसकी तनातनी बढ़ रही थी। ऐसे में चीन को यह दिखाना था कि वो एशिया में ताकतवर देश है। भारत को सॉफ्ट टारगेट मानते हुए उसने सोचा कि एक सीमित युद्ध से न सिर्फ सीमा विवाद सुलझेगा, बल्कि एशिया में भारत की नेतृत्व छवि भी धूमिल हो जाएगी। इन सब कारणों से 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने अचानक से हमला कर दिया। हमला दो फ्रंट पर था, एक लद्दाख के अक्साई चिन और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के इलाकों में। दोस्तों, 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी आज के अरुणाचल प्रदेश में भारत की चौकियों पर हमला कर दिया था। चीन की सेना अब बढ़ रही थी लद्दाख की तरफ। लद्दाख के इलाके में भारत की 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी को एक बेहद कठिन पोस्ट रेजांग ला की रक्षा का जिम्मा सौंपा गया था, जिसमें ज्यादातर अहीर समुदाय के सैनिक थे। चार्ली कंपनी के कमांडर थे मेजर शैतान सिंह, लेकिन चार्ली कंपनी की हालत ठीक नहीं थी। इन सैनिकों के पास न तो गर्म कपड़े थे, न पर्याप्त खाना था और न ही आधुनिक हथियार। उनके पास थे ली इनफील्ड 303 राइफलें, हर सैनिक के पास सिर्फ 600 राउंड की गोलियां, 9 लाइट मशीन गन, 3 2 इंच की मोटार, हर सैनिक को 2 ग्रेनेड दिए गए थे। सिर्फ इन हथियारों से उन्हें सैकड़ों नहीं हजारों चीनी सैनिकों का सामना करना था। अब चूंकि पहाड़ी इलाका बहुत ऊंचा था, इसलिए वहां तोपों से कोई मदद यानी आर्टिलरी सपोर्ट नहीं दी जा सकती थी। दोस्तों, आपको बता दें कि कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी में सिर्फ थे 120 बहादुर सैनिक। सैनिकों को पता था कि दुश्मन इनसे ज्यादा ही होंगे। इन्हें पता था कि दुश्मन इनसे ज्यादा तैयार भी होंगे। इन्हें पता था कि दुश्मन के पास इनसे बेहतर हथियार भी होंगे। इन्हें पता था कि शायद ये इनके जीवन की अंतिम लड़ाई होगी। फिर भी ये 120 बहादुर अपनी भारत माता के ताज की रक्षा करने के लिए 16,000 फीट के ऊपर -30 डिग्री सेल्सियस में हड्डी गला देने वाली ठंड में डटे रहे और इंतजार करते रहे दुश्मन के आने का। और फिर एक दिन दुश्मन आया। तारीख थी 18 नवंबर 1962। जगह थी रेजांग ला पास। पहाड़ों में जब सब कुछ बर्फ से ढका था, तभी चीन ने सुबह सुबह अचानक 3 ओर से हमला किया। चीनी सैनिकों की संख्या थी लगभग 5,000 और सामने थे 120 बहादुर भारतीय सैनिक। भारतीय सैनिकों ने ट्रेंच खोदे थे अपनी पोजीशन बनाने के लिए। चीनियों ने पहले भारी तोपों, मोटारों और मशीन गनों से बमबारी की, फिर लहर दर लहर सैनिक भेजे। भारतीय जवानों ने पहले मोटार और एलएमजी से सैकड़ों चीनी सैनिकों को ढेर कर दिया। कुछ घंटों बाद इन 120 बहादुरों के पास गोला बारूद कम पड़ने लगा। चीनी संख्या में कहीं ज्यादा थे, लेकिन इन सैनिकों ने दुनिया को बता दिया कि लड़ाई के लिए गोला बारूद की नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। जब गोला बारूद कम पड़ने लगा, तब इन वीर सैनिकों ने बंदूक के नुकीले ब्लेड यानी संगीनों से और हाथों से ही लड़ाई शुरू कर दी। इधर दूसरी तरफ मेजर शैतान सिंह खुद हर पलटन पोस्ट पर जाकर सैनिकों का हौसला बढ़ाते रहे, जबकि चारों तरफ गोलियां चल रही थीं। वे गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन फिर भी अपनी कंपनी का नेतृत्व करते रहे। एक वक्त आया जब सारी गोलियां खत्म हो गई, मगर किसी ने पीछे हटने की बात नहीं की। मेजर शैतान सिंह का एक ही आदेश था, हर हाल में अपनी पोजीशन बचाए रखना, और उन्होंने वो निभाया आखिरी सांस तक। सभी सैनिक अपने अपने मोर्चे पर शहीद हो गए और लिख गए अपने खून से अपने बलिदान की अमर गाथा। आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक हर एक भारतीय जवान ने 4-5 चीनी सैनिकों को मार गिराया। सोर्सेज के अनुसार 120 में से 114 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। वहीं चीनियों के लगभग 1300 से ज्यादा सैनिक मारे गए, जो एक असाधारण अनुपात था। लेकिन इनकी बहादुरी की कहानी उस समय लोगों को पता नहीं चली, क्योंकि जैसे जैसे सर्दी बढ़ती गई, रेजांग ला की घाटी मानो समय में जम सी गई हो। बाद में मेजर जनरल इयान कार्डोजो ने अपनी किताब परमवीर आर हीरोज इन बैटल में उस दृश्य का जिक्र किया, जो दिल दहला देने वाला था और हमारे मस्तक को चौड़ा करने वाला था। इन्होंने लिखा कि जब एक दूसरी भारतीय टुकड़ी महीनों बाद उस मोर्चे पर पहुंची, तो हर जवान अपनी पोजीशन में उसी हालत में मिला जैसे लड़ते हुए गिरा हो। हर जवान अपनी पोजीशन पर वैसे ही बैठा था जैसे लड़ाई के वक्त था। राइफलें हाथ में, उंगलियां ट्रिगर पर जमी हुई। किसी ने आखिरी गोली चलाते हुए दम तोड़ा था। एक सिपाही अपने 2 इंच मोटार पर झुका हुआ मिला था।
और बम अब भी उसके हाथ में था। मेडिकल सैनिक के हाथ में सिरिंज और पट्टियां थीं, जैसे वो किसी साथी के जख्म पर पट्टी बांधने ही वाला था और गोली ने उसे वहीं गिरा दिया। करीब 1000 मोर्टार बमों में से सिर्फ 7 बचे थे, बाकी सब दागे जा चुके थे और वे जो 7 बचे थे शायद अगले ही पल चलने वाले थे अगर दुश्मन ने वो मोर्चा कब्जे में न लिया होता। हालांकि चीन के सैनिक संख्या में कहीं अधिक थे और आखिरकार उन्होंने मोर्चा अपने नाम किया, लेकिन रेजांग ला पर डटे 120 भारतीय जवानों ने युद्ध की दिशा ही बदल दी। उन्होंने चीन के बड़े आक्रमण को रोक दिया, उन्होंने चुशुल एयर बेस की रक्षा की और इस तरह पूरा लद्दाख चीन के कब्जे में जाने से बच गया। ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, ये वो मोर्चा था जहां गिनती से नहीं हौसले से जीत तय हुई थी। इसी वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने सभी बहादुरों को सम्मान दिया। मेजर शैतान सिंह के साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र दिया गया, भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान। उनकी प्रशंसा में लिखा गया, उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना सैनिकों का मनोबल बढ़ाया और अंत तक नेतृत्व किया। उनके उदाहरण से प्रेरित होकर सैनिकों ने दुश्मन को भारी क्षति पहुंचाई। दोस्तों, आप समझते हैं कि 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के 120 बहादुरों से रिलेटेड कौन सी मांग आजकल उठ रही है। दोस्तों, रेजांग ला की लड़ाई युद्ध का सिर्फ एक मोर्चा भर नहीं था, एक समुदाय की पहचान भी इससे गढ़ी जा रही थी। रेजांग ला की लड़ाई में 120 बहादुर सैनिकों में शामिल थे अहीर समुदाय के सैनिक। इन सैनिकों ने जिस साहस का प्रदर्शन किया वो बाद में उनके समुदाय के लिए गौरव का प्रतीक बन गया। अहीर जो उत्तरी भारत के चरवाहा समुदाय से आते हैं और आज अधिकतर यादव उपनाम इस्तेमाल करते हैं। इस समुदाय को ब्रिटिश काल में मार्शल रेस के रूप में चिन्हित किया गया था। अब मार्शल रेस क्या होती है? ब्रिटिशर्स का मानना था कि कुछ जातियां स्वभाव से ही योद्धा होती हैं, जैसे जाट, सिख या राजपूत, और इसलिए उन्होंने सेना में इन्हीं वर्गों की विशेष रेजिमेंट्स बनाई थी। लेकिन अहीरों को उनकी वीरता के बावजूद कभी अपना अलग रेजिमेंट नहीं मिला। उन्हें ज्यादातर कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया। हालांकि समय बीतने के साथ अहीर नेताओं ने बार बार अपनी अलग अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई। उनका कहना था कि जिस तरह सिख, जाट, राजपूत या गोरखा रेजिमेंट्स को उनकी वीरता के सम्मान में मान्यता मिली, वैसे ही अहीरों को भी मिलनी चाहिए। उनके बीच यह भी भावना थी कि रेजांग ला की कहानी अक्सर सिर्फ मेजर शैतान सिंह के नाम से जुड़ जाती है, जबकि वहां लड़ने और शहीद होने वाले लगभग सभी जवान अहीर थे। हालांकि आजादी के बाद भारत सरकार ने यह नीति बना ली कि अब किसी जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर नई रेजिमेंट नहीं बनाई जाएगी। 2023 में रक्षा राज्य मंत्री ने संसद में साफ कहा कि अहीर रेजिमेंट बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। स्वतंत्रता के बाद से सरकार की नीति रही है कि सेना में भर्ती सभी नागरिकों के लिए समान रूप से खुली है, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या क्षेत्र से हों। इसका मकसद था कि भारतीय सेना की पहचान राष्ट्रीय रहे, न कि जातीय या क्षत्रिय। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अहीरों के बलिदान को भुला दिया गया। लद्दाख में रेजांग ला युद्ध स्मारक को ही आज अहीर धाम कहा जाता है। वहां 114 शहीद भारतीय सैनिकों के नाम संगमरमर की पट्टिका पर अंकित हैं। हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक विशाल अहीर रेजांग ला मेमोरियल बना है, जहां हर साल लोग उन वीरों को याद करने आते हैं जिन्होंने 16,000 फीट की ऊंचाई पर देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। दोस्तों, रेजांग ला मेमोरियल में लिखा है, हाउ कैन अ मैन डाई बेटर देन फेसिंग fearful odds for the ashes of his fathers and temples of his gods। यानी उससे बेहतर कौन सी मौत होगी जो अपने पूर्वजों की राख और अपने देवताओं के मंदिरों की रक्षा करते हुए मिले। यह हिमालय की ऊंची चोटियों पर लिखी गई एक ऐसी वीर गाथा है जहां मौत भी सलाम ठोक कर गुजरती है। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।